हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हितेश आज आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। करंट अफेयर सीरीज के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द हिंदू में आए हुए एक टॉपिक के बारे में जो कहता है ह्यूमन डिग्निटी वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मानवीय गरिमा बनाम धार्मिक प्रथाएं। इस टॉपिक में मुख्यतः दो टर्मोलॉजीज हैं, जो एक है ह्यूमन डिग्निटी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इन दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बन रही है, वो उसके बारे में बताया, क्लैश हुआ है। तो आज हमको सीखने को मिलेगा यदि ह्यूमन डिग्निटी और रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसमें कहीं पर कोई चीज़ों में हित मतलब जो जैसे ह्यूमन डिग्निटी हुआ या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हुआ कहीं टकराते हैं तो उसमें कौन कौन से पक्ष निकल के आते हैं, किन किन चीज़ों पर विचाराधीन होना चाहिए, क्या क्या नैतिक पक्ष निकल के आते हैं, आज हमको ये देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, ये जो आदर्श परिवार का यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए आप चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जो उसका स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो इन सभी के जो वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप जाकर उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पॉलिटी की लाइव क्लासेस जो है वो भी चल रही हैं, तो आप लाइव भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं इस टॉपिक को हमको पढ़ना क्यों है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमें मेंस में कहीं ना कहीं पूछेगा, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मेंस में अगर हम देखें जीएस पेपर 1, उसमें हमारा सब्जेक्ट आता है सोसाइटी वाला, उसके लिए मुख्यतः हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सोसाइटी वाला पोर्शन है उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके सोसाइटी वाले पोर्शन में आप 60 यूनिट देखेंगे, वो बोलता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। हमारे भारतीय समाज की एक प्रमुख विशेषता ये तो है कि हम यहाँ पर धार्मिक जो हमारे अधिकार हैं, इनको भी, रिलीजियस राइट्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक के लिए, इस यूनिट के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चर्चा का विषय क्या है, मुद्दा क्या है जिसके ऊपर एडिटोरियल लिखा गया है। अभी हाल ही में जो मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच है, मदुरई बेंच, उसने क्या करा है, एक अपना जजमेंट दिया है, जिस जजमेंट में उसने 2 प्रथाएं, इसका नाम है अन्नदानम और नेक्स्ट है अंग प्रदक्षिणम। इन 2 प्रथाओं को क्या करा है, वापस से रिज्यूम कर दिया या फिर वापस से इसको बहाल कर दिया, शुरू करने के लिए ऑर्डर दे दिया है। अब ये 2 प्रैक्टिसेस हैं क्या भाई, ये 2 प्रैक्टिसेस काम करती हैं ऑफर फ्री फूड के बारे में, और नेक्स्ट है क्या, सर्कुमुलेशन, यानी कहने का मतलब परिक्रमा के बारे में। अब देखते हैं इसके आगे क्या क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है इसके बारे में। जो अन्नदाना में वो क्या है, मुख्यतः जो आपके भक्त जाने, आप जो मंदिर वगैरह में भक्त आते हैं उनको भोजन, निःशुल्क भोजन देने की प्रथा है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी को मुफ्त भोजन दे रहे हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। समस्या सेकंड वाले में है। सेकंड वाले में क्या है, अंग प्रदक्षिणम। अंग प्रदक्षिणम ये प्रथा है जिसके माध्यम से जिन लोगों को आप निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, वे सभी लोग जिस मतलब थाली में, मतलब जिस उसमें खाएंगे, एक पत्तल होगी, उसको क्या बोलेंगे, उसके जो हमारा वो होता है केला, केले के जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर खाने को दिया जाता है। और मंदिर का, जैसे मान के चलिए मंदिर है, इसके आसपास उनको बिठाकर खाना खिलाया जाता है, और जो पत्तल होती है वो वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और बाद में क्या होता है, जो दूसरे लोग हैं वो उस पर क्या करते हैं, परिक्रमा उस भोजन की जो प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर लगाते हैं। ऐसा माना जाता है इसके माध्यम से उनको क्या मिलता है, आध्यात्मिक लाभ मिलने की, इसमें विश्वास में देखते हैं कि आध्यात्मिक लाभ मिलता है ऐसी सर्कुलेशन को करने के लिए। तो इसी चीज़ के ऊपर हमारे जजमेंट्स आए थे 2015 में भी, और हाल ही का भी जजमेंट है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो 2015 में एक डिसीजन दिया था, मद्रास जो बेंच थी उसी में ही, लेकिन जो मदुरई बेंच है उससे अलग एक बेंच बनी थी, उसी ने एक वो दिया था जिसमें उन्होंने 2015 में बताया था कि ये जो हमारे 2 आर्टिकल हैं, एक तो फंडामेंटल राइट है हमारा 14, राइट टू इक्वालिटी वाला, और 2000 और हमारा आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ, इन दोनों के लिए जो प्रथा है वो हानिकारक है। क्यों भाई, इक्वालिटी क्या कहती है कि सभी लोग समान हैं। अब आप दूसरे व्यक्ति के झूठन मतलब जो झूठी वो प्लेट है, जो प्लेट है उसमें अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा करेगा तो उसकी डिग्निटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो इक्वालिटी वाला जो राइट है यहाँ पर सेक्रीफाइस होगा। दूसरा जो इसकी डिग्निटी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, उसमें वो भी प्रभावित देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों को बेस बनाकर 2015 में इसको, इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया था, इस पर स्टॉप लगा दिया गया था बेंच के द्वारा। अब आगे क्या होता है भाई, अभी का जो डिसीजन है 2024 का डिसीजन, उसमें बेस बनाया आर्टिकल 25(1) को। हम आर्टिकल तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन इनका इंप्लीकेशन हमको है ना करंट अफेयर्स में देखने को मिलता है। आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा, आर्टिकल 21 पढ़ा होगा, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपसे कोई बोल दे एग्जाम्पल सही था, अगर आपको समझाना है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ रहता है, तो ये जो टॉपिक्स होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का जो डिसीजन
डिसीजन है वो क्या कहता है 25(1) को मतलब बेस बनाकर वो कहता है कि सभी व्यक्तियों के पास अपने धार्मिक जो प्रथा है उनको संचालित करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25(1) के द्वारा। तो इसी स्थिति में हम जो है ना जो प्रथा है उनको ख़त्म नहीं करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और कही गई है कि इस जो प्रैक्टिस हो रही है उस प्रैक्टिस में किसी भी व्यक्ति के जो दूसरा व्यक्ति, इसे मान के चलो व्यक्ति है जो इस मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, अब इस परिक्रमा करने में तीसरे व्यक्ति का राइट जो है वो अधिकार बाधित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो इसका आर्टिकल 25 क्लॉज 1 है उसको हमको छीनना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छीनना चाहिए? क्योंकि अब ये इसका जो राइट ये इस्तेमाल कर रहा है वो दूसरे के मानव अधिकार पे प्रभाव नहीं डाल रहा है। यानी अब इससे हमको क्या सीखने को मिला? एक चीज़ जो हम स्टैटिक पोर्शन में हर बार पढ़ते हैं उसी का रिवीजन हुआ कि यदि दो फंडामेंटल राइट टकराते हैं, यदि कोई दो मानव अधिकार या फिर बोलें जो मौलिक अधिकार हैं वो टकराते हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि आपका मौलिक अधिकार है, ऐसे मान के चलो आपके पास है मौलिक अधिकार किसका? राइट टू स्पीच, यानी आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से कुछ भी कह दें ताकि उसकी डिग्निटी वो भी तो हो सकती है ना, तो उसका भी तो अधिकार है मानव अधिकार। तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल तब तक कर सकते हैं जब तक दूसरे व्यक्ति के अधिकार आपके अधिकार के कारण अफेक्ट ना हो। आपको अधिकार है कि आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी जाकर मतलब कहीं पर भी सो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप जाकर रोड पर सो जाएंगे जिससे परिवहन जो है वो संचालित होना रुक जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ हम इसमें पढ़ते हैं। अब इसी में बताया गया है कि जो आर्टिकल 25 क्लोज 1 के तहत हर व्यक्ति को ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकता है, धार्मिक प्रथाओं को संचालित कर सकता है, उसमें किसी भी और दूसरे व्यक्ति को, इस प्रथा में पर्टिकुलरली किसी भी व्यक्ति के अधिकार को हनन नहीं हो रहा है। इसलिए आज के जो जजमेंट जो मदुरई कोर्ट उसने दिया है उसमें उसने कहा है कि इस जो फैसला है उसको बदल कर हम कर रहे हैं, इनको बहाल वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। तो ये तर्क है, पूरा रीजनिंग जो जुडिशियल रीजन उसमें दिया गया है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या निकल के आ रहा है भाई? कॉन्फ्लिक्ट ये निकल के आ रहा है कि जो इसके आलोचक है उनका ही कहना है कि जो ब्रॉडर सोशल इम्प्लीकेशंस यानी जो व्यापक सामाजिक निहितार्थ हैं उनके ऊपर विचार करने की आवश्यकता थी जो कोर्ट थी। इसके आलोचकों का कहना है कि जो व्यापक सामाजिक हित है उसमें ये भी आता है एक हित जो लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर है, मतलब दोनों की डिग्निटी के ऊपर है, ह्यूमन डिग्निटी जो है उसके ऊपर है। साथ ही साथ इसमें वैज्ञानिक जांच यानी हमारा जो बोलता है साइंटिफिक टेम्पर वाला है, यानी या फिर इसमें लिखा हुआ शब्द क्या लिखा हुआ है? साइंटिफिक स्क्रूटनी। इसकी आवश्यकता है कि हम अपने डिसीजन में साइंटिफिक स्क्रूटनी करें, देखें कि ये साइंटिफिकली हमारे लिए रीजनेबली ये क्या प्रथा है वो ठीक है। तो ये चीज़ों के ऊपर तर्क जो है देखने को हमें मिल रहा है। जो इसके आलोचक है वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि जो जजमेंट है वो इस स्थिति में गलत है। अब एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट मुख्यतः क्या है? द कोर कॉन्फ्लिक्ट लाइज बिटवीन जो कल्चरल रिलेटिविज्म, दो टर्मोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट, एक है कल्चरल रिलेटिविज्म विच सपोर्ट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड यूनिवर्सलिज्म विच अपहोल्ड्स ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स एंड मे चैलेंज सच ट्रेडिशंस। अब दो मेन टर्मोलॉजीज आई, एक है कल्चरल रिलेटिविज्म जिसे कहा जाता है कौन सा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, और दूसरा है यूनिवर्सलिज्म जिसे कहा जाता है सार्वभौमिकता। ये सार्वभौमिकता और जो कल्चरल रिलेटिविज्म है इन दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है। अब दोनों के बीच में क्लैश हो रहा है, ये दोनों कहती क्या है इस स्लाइड में वापस आएंगे। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं टर्म का मतलब क्या होता है। कल्चरल रिलेटिविज्म हमसे कहता है, क्या कहता है कल्चरल रिलेटिविज्म? इसका कहना है कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद वह विश्वास है कि सांस्कृतिक प्रथाओं और विश्वासों को उनके अपने सांस्कृतिक संदर्भ में समझा और सम्मानित किया जाना चाहिए, उन पर कोई भी बाहरी मानक का यह निर्णय थोपे बिना, यानी उनके ऊपर भी कोई भी बाहरी मानक या निर्णय थोपना नहीं चाहिए। इसे मान के चलो कोई व्यक्ति का कल्चर है, उसमें उनकी प्रथाओं को किस प्रकार से संचालित किया जाता है, उनका पर्टिकुलर उनका ट्रेडिशन है, तो बाहर की जो चीज़ है ना वो उसको अफेक्ट ना करें उनके ट्रेडिशन को, हम उसमें कोई हस्तक्षेप ना करें, ये कहता है कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में। ठीक है, अब इसी में कहा गया है यूनिवर्सलिज्म यानी जो सार्वभौमिकतावाद है वो क्या कहता है कि सार्वभौमिकवाद वह विश्वास है कि कुछ अधिकार और नैतिक मानक सार्वभौमिक हैं तथा उन्हें सभी व्यक्तियों पर लागू होना चाहिए, चाहे उनकी सांस्कृतिक या धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यानी कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो सभी के लिए एक प्रकार होने चाहिए, कोई भी सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं होती हैं, विविधताएं होती है वो उस पर हावी नहीं होनी चाहिए। अब ये दो टर्मोलॉजी से उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या दो चीज़ें कर रही हैं। एक चीज़ कर रही है भाई लोगों का अधिकार कि वो अपने जो अन्य जो दोनों प्रथाएं हैं, जो प्रथाएं दोनों बताई गई हैं वो प्रथाओं का क्या करें, वो पालन करें, उन प्रथाओं को माने, ये उनका एक अधिकार है। कौन सा है? उनका कल्चरल रिलेटिविज्म है। यूनिवर्सलिज्म ये कहता है कि भाई सब एक समान है, सबकी डिग्निटी है, सबकी एक अपनी एक निष्ठा है, तो ऐसी चीज़ों में क्या हो उनकी जो डिग्निटी है वो प्रभावित ना हो, ये यूनिवर्सलिज्म कहता है। इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है जो आज देखने को हमें मिल रहा है। अब एडिटोरियल राइटर का कहना क्या है
एडिटोरियल राइटर उन पक्ष में से जो कोर्ट की डिसीजन से थोड़ा सा खुश नहीं है। एडिटोरियल राइटर का कहना है कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, लेखक का तर्क है कि धार्मिक और पारंपरिक प्रथाओं का बदलना राज्य का कर्तव्य। अब राज्य का कर्तव्य है कि अब जो धार्मिक परंपराएं या फिर जो बनी हुई हैं प्रथाएं, उनको बदलना ही राज्य का कर्तव्य है। जो अव्यवस्था क्या है, जो अस्वास्थ्य हानिकारक है, यानी कहने का अर्थ है कि वो हानिकारक भी और स्वास्थ्य के लिए हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, मानवीय गरिमा पर आघात करते हैं, उनको खत्म करना जो है राज्य का अधिकार होता है। और राज्य को तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना चाहिए और व्यक्तियों को अंधविश्वासी और हानिकारक प्रथाओं से बचाना चाहिए। इसमें ये जो आर्टिकल राइटर है वो ये दोनों चीज़ें कह रहा है। यानी अब इस एडिटोरियल से अगर अपन पूरा सम अप करें पूरे टॉपिक को, तो हम क्या समझते हैं, दो कॉन्फ्लिक्ट हैं। एक तो चीज़ क्या है भाई कि हम इस प्रथाओं को मान लें, इस प्रथाओं को चलने दें, क्योंकि आर्टिकल 25(1) हमसे ऐसा कहता है। एक तर्क ये है कि भाई इनको चलने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा आर्टिकल 14 और 21 जो कहता है उनका हनन यहाँ पर होने को देखने को मिल रहा है। जो इसके सपोर्ट में वो क्या है, सपोर्ट में भाई कल्चरल रिलेटिविज्म, इसके सपोर्ट में क्या है भाई यूनिवर्सलिज्म, साथ ही साथ साइंटिफिक टेम्पर, साथ ही साथ जो स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो सभी लोगों की मतलब जो ऐसी प्रथाएं जो लोगों के अंधविश्वास या फिर हेल्थ को फैलाती है उसको बंद किया जाए, ये किसकी होती है, राज्य की भूमिका होती है। ये तर्क इस वाले पक्ष के पास ये तर्क हैं और इस पक्ष के पास ये तर्क हैं, और आपको दोनों तर्क जो है वो पता होने चाहिए, और दोनों जो डिसीजन है उसमें देखने को हमको मिले। तो मुख्यतः इस टॉपिक में हमको दो क्लैशेस देखे, कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में और यूनिवर्सलिज्म के बारे में। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस टॉपिक में पूरी मतलब अपन ने शुरुआत में जो दो टर्मोलॉजीज देखी हैं इनको तो अच्छे से याद कर ही लेना है, हमको समझ लेना है इस टर्मोलॉजीज को। हो सकता है कहीं ना कहीं इसको हम बाद में इस्तेमाल कर लें, जो इंपॉर्टेंटली हमें देखने को मिल जाए कहीं पर। ठीक है, तो आज की जो पूरी चर्चा थी, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो PDF आपको मिल जाएगा आदर्श परिवार के टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं आदर्श परिवार इन मॉडर्न नालंदा, तो ये आपको लोगो देखने को मिलेगा। इस पर जाकर आपको जो करंट अफेयर्स के जो PDF डाले जाते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्टली आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, इसके माध्यम से आप डायरेक्टली इस चैनल पर पहुंच जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और यदि आपको निशुल्क कोचिंग मतलब जो निशुल्क ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की चर्चा आपको समझ में आई होगी। आज की चर्चा की समाप्ति करेंगे थॉट ऑफ द डे से, परीक्षित भारती सर के कथन से, जो है गलतियाँ हानि पहुँचाती हैं लेकिन कुछ गलतियाँ अपूर्ण्य क्षति की जिम्मेदार होती हैं। वो एक कथन है ना, कहा जाता है कि सिर्फ एक कदम गलत उठाता राहे शौक में, मंजिलें तमाम उम्र मुझे ढूंढती रहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार गलतियाँ जो होती हैं ना वो हानि पहुँचाती हैं। गलतियाँ क्या होती हैं, कभी कभी नुकसान पहुँचा देती हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ क्या होती हैं वो अपूर्णीय होती हैं, यानी अब वो क्या है उनकी आप पूर्ति नहीं कर सकते। एक बार वो गलती हो गई, अब उसका जो नुकसान है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। ये क्लैश है आपका कॉन्फ्लिक्ट, या फिर बोल सकते हैं एथिकल डायलेमा या एथिकल कंसर्न वाला। डायलेमा क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में आपका अटके हुए हैं कि भाई यहाँ पे नैतिक मुद्दे दोनों में अटके हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या लेंगे डिसीजन, यदि आपने कुछ गलत डिसीजन लिया तो इस स्थिति में आपका नैतिक मुद्दा बच जाएगा और उसमें आपूर्ति नहीं होगी। ठीक है, एक टर्मोलॉजी और जो है एथिक्स की सी में लिंक कर सकते हैं हम, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, जो संज्ञानात्मक असंगति। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या होता है, अगर कोई निर्णय ले लेता है और उस निर्णय के बाद वो जीवन भर पछताता है कि वो निर्णय के जो दुष्परिणाम है वो उसको देखने को मिलते हैं। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस या फिर संज्ञानात्मक असंगति। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, इथिक्स का कॉन्सेप्ट है, इथिक्स का जो टॉपिक होगा उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की चर्चा आपको समझ में आई होगी। इससे संबंध में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए एडिटोरियल किसी नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द।